Hello everyone. We are reading the chapter 3 of history for class 9th and the name of the chapter is Nationalism and the Rise of Hitler. और अभी तक हम इस चैप्टर में रीड कर चुके हैं द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक के बारे में. उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर हमने रीड किए थे पिछले वीडियो में. और अब हम आगे हैं टॉपिक नंबर 1.2 पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. तो लेट्स रीड. The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising, the Spartacist League on the patron of Bolshevik Revolution in Russia. तो बर्थ जब हुआ वीमर रिपब्लिक का तो इससे अपराइज मिला, मतलब एक और जो ग्रुप है उसका राइज हुआ जर्मनी में. उसका ग्रुप का नाम था स्पार्टासिस्ट लीग. और ये स्पार्टासिस्ट लीग जो थी किसके पैटर्न पे थी? जिस तरह से रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उस तरह से ये जो लीग थी, ये जो ग्रुप था, ये भी रेवोल्यूशन चाहता था जर्मनी में. सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश्ड. तो वर्कर्स और सेलर्स की जो सोवियत है उसको एस्टेब्लिश हुई वो जर्मनी में. और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक रैली की पिक्चर है जो कि ऑर्गेनाइज्ड की गई थी, रेडिकल ग्रुप ने ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसको हम बाद में स्पार्टासिस्ट लीग के तौर पर भी जानते हैं. और उसके बाद जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की बन गई थी. द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद द डिमांड ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नेंस. ये जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन में वो चेंज हो रहा था और वो क्या चाहते थे? सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, यानी रूस में जिस तरह की रशिया में रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट आई थी उस तरह की गवर्नमेंट जो है ये जर्मनी में चाहते थे. Those opposed to this, such as the Socialist, Democrat and Catholics, met in Weimar to get shape to the Democratic Republic. और जिन्होंने इसको अपोज़ किया, दैट मीन्स जो वीमर रिपब्लिक बनाने वाले थे कौन कौन थे? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट एंड कैथोलिक्स. इन्होंने वीमर रिपब्लिक बना दी. और वीमर रिपब्लिक किस तरह का स्ट्रक्चर था? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो कि इन्होंने वीमर में एस्टेब्लिश की थी. द वीमर रिपब्लिक क्रश्ड द uprising with the help of a war veteran organization called Free Crops. तो ये जो वीमर रिपब्लिक सरकार आई थी इसने इन सभी को क्रश करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कर भी दिया. और किसकी हेल्प से की? फ्री क्रॉप्स यानी ऐसे सैनिक जो कि रिटायर हो चुके थे, ऐसे सैनिकों की मदद से इस तरह के जो रैलीज़ थी और इस तरह के जो मैं क्या कहूँ प्रदर्शन थे उनको ख़त्म किया गया. The anguished Spartacist later founded the Communist Party of the Germany. Communist and Socialist henceforth become irreconcilable enemies and could not make the common cause against Hitler. तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो थे वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए थे और वो जो है हिटलर के अगेंस्ट भी नहीं आ सके, इसीलिए क्योंकि यहीं से ही स्पार्टासिस्ट जो थे उनको दबाने की कोशिश की गई डेमोक्रेट और कैथोलिक्स ने. तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए थे. और हिटलर जब आया बीइंग में तब उसको भी नहीं ये लोग दबा सके. उसके बाद बोथ द रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट कार्व्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस. तो जितने भी रेवोल्यूशनरी थे उस टाइम, जो वहाँ के उग्रवादी नेता थे, जो वहाँ चाहते थे कि जो चेंजेस हों वो एकदम से हों, तो रेडिकल सॉल्यूशंस चाहते थे. वो बिल्कुल जड़ तक जाना चाहते थे कि जो भी सॉल्यूशंस हो वो बेसिक हों और वो जो है जल्दी से आ जाएं असर में. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन was only heightened by the economic crisis of 1923. Germany had fought the war largely on the loans, had to pay war reparation in golds. लेकिन हुआ क्या? 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया. तो इकोनॉमिक क्राइसिस जब आया वो क्यों आया जर्मनी में स्पेशली? क्योंकि जर्मनी को जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को बहुत कुछ पे करना पड़ा था कंपनसेशन के तौर पर, फ़ाइन के तौर पर. और ये सारा का सारा जो कंपनसेशन था और फ़ाइन था ये जर्मनी ने गोल्ड के रूप में दिया. तो अब गोल्ड भी कब तक देगा? गोल्ड भी एक दिन ख़त्म हो गया या कम पड़ गए उसके रिसोर्सेज. तो
दिस डिप्लीटेड द गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम ऑफ रिसोर्स वर स्केयर्स। तो जो गोल्ड का रिसोर्स था वो भी स्केयर्सिटी आ गई, उसमें कमी आ गई। इन 1923 में Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area Ruhr to claim their coal। तो अब जो है 1923 में क्या हुआ, जर्मनी ने रिफ्यूज़ कर दिया कोई भी पैसा देने से। तो अब फ्रांस को देना था, उसने कर्ज़ा वो लौटाने थे पैसे, लेकिन वो नहीं दे सका। तो फ्रांस ने क्या किया, उसका रूअर जो रीजन है, वो इंडस्ट्रियल एरिया था जर्मनी का, उसको कैप्चर कर लिया, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। किसने ले लिया? फ्रांस ने जर्मनी का रूहर रीजन लिया अपने कंट्रोल में। तो जर्मनी रिटेलिएट विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रैकलेसली। अब जर्मनी ज़्यादा रिटेलिएट तो कर नहीं सकती थी क्योंकि डीमिलिटराइज्ड पहले ही थी। तो अब जो है जर्मनी के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं थे। तो उसने क्या किया कि रैकलेसली, बिना बात के अंधाधुंध जो है करेंसीज को छापना शुरू कर दिया। अब करेंसी छापने से हुआ क्या? विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। तो उस समय की करेंसी क्या थी? जर्मन मार्क। तो जर्मन मार्क की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई। इन अप्रैल द US डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। इन जुलाई 3,53,000 मार्क्स। इन अगस्त 4 करोड़ 62 लाख 1,000 मार्क। एंड तो ये जो है आप देख रहे हो कि लगातार ये एक US डॉलर के बराबर थे 24,000 मार्क। उसके बाद जुलाई में ही अगर हम बात करें तो 3,53,000 मार्क। अगस्त की बात करें तो 4 करोड़ पे आ गई थी बात। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, जर्मनी के मार्क की वैल्यू जो है वो घटती जा रही थी। यानी $1 के बदले हमें इतने सारे मार्क्स जो हैं देने पड़ रहे थे उस टाइम। तो उसके बाद जो है सिचुएशन बद से बदतर हो गई और दिसंबर तक क्या हुआ, 9 करोड़ 88 लाख एंड 60,000 जो है वो मार्क की वैल्यू आ गई। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस। कहता है इससे भी ज़्यादा जो ये फिगर जो है जो बिलियन ट्रिलियंस में बढ़ता गया। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे जैसे मार्क की वैल्यू कोलैप्स हुई, गिरी, तो क्या हुआ, गुड्स की जो वैल्यू थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि पहले 10 रुपये में एक, मान लो एक ब्रेड आता था, लेकिन अब वही ब्रेड के लिए हमें जो है 100 रुपये, 1000 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। तो द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिश्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपथी। अब हुआ क्या कि जर्मनी में अगर हमें एक लोफ ऑफ ब्रेड भी ख़रीदना है तो हमें बहुत सारे नोट चाहिए उसके लिए, एक लोफ ऑफ ब्रेड को ख़रीदने के लिए भी। तो ऐसी सिचुएशन जर्मनी ने फेस की उस टाइम पे कि एक ब्रेड का टुकड़ा भी वो बहुत, उसके लिए भी कई हज़ार रुपये उसको कई हज़ार मार्क जो हैं देने पड़ते थे, तब जाके एक ब्रेड का टुकड़ा आता था। तो इस तरह की पिक्चर्स जो हैं वर्ल्ड ने देखी और उससे क्या हुआ, सबको जर्मनी पर दया आई, सिंपैथी हो गई सारे अलग अलग देशों की जर्मनी के साथ। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। इस तरह के क्राइसिस को हम क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। मीन्स टू से कि जब जो है करेंसी की वैल्यू इतनी डिग्रेड हो जाए, इतनी ज़्यादा कम हो जाए कि हमें एक सुई भी ख़रीदने के लिए एक पूरी हज़ारों रुपए देने पड़े, तो हम उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और अ सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज phenomenally high. Eventually, the American intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Davis plan, which revoked the terms and of repression to ease the financial burden of the Germans. उसी दौरान जो है अमेरिका ने हेल्प की जर्मनी की, यूएस ने अपना इंटरफेयर किया कि जर्मनी की स्थिति को सुधारने के लिए, और उसने एक और प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया, डेविस प्लान। और उसमें जर्मनी को थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई कि वॉर के बाद जो है उस पर जितने सारे उस पर कंपनसेशन के लिए शर्तें लगाई गई थी, उसमें थोड़ी सी छूट दी गई जर्मनी को। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा द ईयर ऑफ डिप्रेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।